हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम टेस्ट प्रेप एंड आई एम योर होस्ट रितेश शर्मा। तो बच्चों हम बात करें अगर आज की वीडियो की, तो बच्चों आज की वीडियो हमारी होने वाली है लेक्चर 2 ऑन नंबर सिस्टम पार्ट 2 एंड एवरेज। अगर बच्चे आप सभी ने लेक्चर 1 देखा है जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम 1, जिसमें हमारे सब टॉपिक्स रहे थे टाइप्स ऑफ नंबर्स, एचसीएफ एलसीएम, डिविजिबिलिटी रूल्स एंड रिमाइंडर्स। आज की वीडियो बच्चे हमारी उसी पार्ट पे कंटिन्यूशन होने वाली है, जिसमें हम लोग कुछ और नए टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के, एंड लास्ट हम जो टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे वो होगा हमारा एवरेज वाला टॉपिक। ठीक है, तो बच्चों बात करते हैं आज के हमारे फर्स्ट टॉपिक की, बिना देरी करते हैं। होप सो बच्चों आप सभी को प्रॉपर्टीज की म्यूजिकल होगी। ठीक है, ओके। तो बच्चों आप बात करेंगे हम फर्स्ट टॉपिक की, आज का क्लास का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा यूनिट्स डिजिट। तो बच्चों व्हाट इज यूनिट डिजिट, क्या होता है यूनिट डिजिट? सोचो थोड़ा सा, बहुत बेसिक्स आपको हिंट लग भी चुका होगा। भाई यूनिट डिजिट का मतलब क्या होगा? कोई भी नंबर का एंडिंग प्लेस या तो वंस प्लेस या तो लास्ट प्लेस क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन दूं, लेट अस सपोज आपके पास क्वेश्चन है कि 22 को मल्टीप्लाई कीजिए 28 से और इसका निकालिए यूनिट डिजिट। तो क्या आप सभी इन नंबर्स को पूरा मल्टीप्लाई करोगे या फिर सिर्फ यूनिट्स को ऑपरेट करोगे? एक ऑब्वियस सी बात, अगर हमें निकालने ही सिर्फ यूनिट डिजिट है तो हम क्या करेंगे? सिर्फ यूनिट्स को ही ऑपरेट करेंगे, विच मींस 2 इंटू 8 कर दोगे। 2 इंटू 8 की वैल्यू कितनी होगी भाई? 16, और 16 का यूनिट्स प्लेस कितना है? 6, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 6, विच मींस इन दोनों के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट कितना होगा? 6। सिर्फ इतनी सी बेसिक सी ही बात है, आपको कुछ ज्यादा नहीं इस पे अपना दिमाग यूज करो। ठीक है, ओके। तो विच मींस जब कभी भी हम लोग यूनिट डिजिट निकालते हो तो सिर्फ यूनिट्स को ही ऑपरेट करते हो। अगर आप चाहो तो आप एक बेसिक सा नोट भी लिख सकते हो अगर आपको लिखना हो तो, which is instead of numbers we can use their units digit to find the units digit। ऐसा ही कुछ सिमिलर नोट हमने लिखा था रिमाइंडर्स लेक्चर 1 में, जहां पे हमने लिखा था कि instead of numbers we can use their remainder to find the remainder। हर क्लास आपस में बहुत ज्यादा आपको इंटरकनेक्टेड फील होगी अगर आप अच्छे से चीजों को कवर कर रहे हैं तो। ठीक है, ओके। अब अच्छा बात करें अपनी थोड़ी सी एक दो और टॉपिक्स हम कंसिडर करते हैं। अब जो लास्ट ईयर हमारा लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था सीयूटी के एग्जाम में, क्वेश्चन क्या था? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बोला हुआ था कि फाइंड द, मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूं आप लोग समझ लेना, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 50 प्राइम्स। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 50 प्राइम्स। तो आप सोचिए खुद ही, क्या हम 50 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका यूनिट डिजिट निकालेंगे या फिर कुछ शॉर्टकट तरीका भी होगा? वहां पे ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा होगा इजी वाला, क्वेश्चन जल्दी हमारा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर तो नहीं चाहेगा भाई इतना टाइम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे वेस्ट करे अपना। ठीक है, तो उससे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पता होना चाहिए, जो कि हमने लेक्चर 1 में कवर किया है, कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। कौन से? एक तो 1 एंड दूसरा इटसेल्फ। तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा हमारे पास? 2। सेकंड वाला कौन सा होगा? 3, देन फर्दर 5, देन 7, देन 11, देन 13, सो ऑन। आप लोग खुद एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे जब हमने प्रोडक्ट किया इन सभी नंबर्स का, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। 6 इंटू 5 कितना होगा? 30। अब इस 30 को आप इस पूरे प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करोगे 7 के बाद जितने भी प्राइम नंबर्स रहेंगे, रिमेनिंग 47 प्राइम्स। अगर बच्चे रिमेनिंग 47 प्राइम्स का नंबर का प्रोडक्ट कुछ भी आ रहा है, अगर आप उसे मल्टीप्लाई करोगे 30 के साथ, तो उस पूरे का यूनिट डिजिट कितना बन जाएगा? ऑब्वियसली बात है 0 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक नंबर था 30 जिसके लास्ट में 0 था, और मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करोगे उसका भी लास्ट डिजिट क्या बन जाएगा? 0, विच मींस इस पूरे क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? 0। देखिए वो क्वेश्चन कितना सिंपल सा होता है अगर हमें बेसिक अप्रोच पता हो। तो याद रखना आप लोग ये भी भाई, जब कभी भी आप लोग नंबर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं और गलती से भी आपको 2 एंड 5 का पेयर मिल जाता है, तो पक्का वहां पे आपका यूनिट प्लेस कितना होगा? 0 ही होगा। ठीक है, ओके। तो जो बच्चे चाहते हैं नोट करना, फटाफट से नोट कीजिए आप लोग। ठीक है, हो गया आप लोगों को? ठीक है, अब क्वेश्चन भी कुछ देर पहले हमारा एक दिया था मैंने आपको, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था कि भाई 22 इंटू 28 इसका यूनिट आपने निकाल लिया था आसानी से। बट व्हाट इफ कि मैं आपको बोलूं भाई इसकी पावर पे हो गई 22 और इसकी पावर हो गई 28, अब निकालिए इसका यूनिट। आपको इतना तो स्टेप पता है, आप क्या करोगे? सिर्फ यूनिट्स का यूज करोगे, विच मींस 2 की पावर 22 एंड 8 की पावर 28। बट क्या इतनी पावर्स को सॉल्व करना आसान है हम लोगों के लिए? नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इतनी सब डिफिकल्टीज को आसान बनाने के लिए एक और कॉन्सेप्ट है यूनिट डिजिट का, विच इज साइक्लिसिटी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो व्हाट इज साइक्लिसिटी? साइक्लिसिटी होता क्या है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप सभी को बेसिक 2 की पावर से पता है, एक बार डिस्कस करते हैं।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 1? 2। नेक्स्ट 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होगी? 4। 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी? 8। 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा बच्चे? 16। ये तो पता है हम लोग। एक काम करते हैं, थोड़ी सी पावर और लिख के एक बार चेक करते हैं। 2 की पावर 5 कितना होगा भाई? 32। 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा? 64। 2 की पावर 7 कितना होगा बच्चे? 128। 2 की पावर 8 इज 256। रुक गए और ज्यादा नहीं पूछेंगे आप, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि जो 2 के यूनिट्स थे वो क्या क्या थे? 2, 4, 8 एंड 6। बट आफ्टर द पावर 4 फिर से कितने निकल के आ रहे हैं? 2, 4, 8 एंड 6। इसका मतलब क्या है? जो हमारे पास 2 है वो अपने यूनिट्स को रिपीट कर रहा है, बट कितनी पावर के बाद? आफ्टर द पावर ऑफ 4। तो साइक्लिसिटी क्या होती है इसको समझते हैं आराम से। साइक्लिसिटी इज अ पावर आफ्टर दैट द नंबर रिपीट्स इट्स यूनिट डिजिट। तो 2 ने कितनी पावर के बाद अपने यूनिट्स को रिपीट करना शुरू किया? आफ्टर द पावर 4। इसका मतलब जो 2 है उसके लिए साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी? ऐसे ही हर एक यूनिट की अलग अलग साइक्लिसिटी होती है। तो एक काम करता हूं, मैं लेफ्ट हैंड साइड आप सभी के लिए साइक्लिसिटी लिख देता हूं, ठीक है। 2 के लिए एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट वाले इरेज करते हैं। हाँ, तो आप चाहो तो आराम से साइक्लिसिटी नोट डाउन कर लो, मैं इधर कोने में लिख देता हूँ। 2 के लिए होगी आपकी 4, जो अभी हमने चेक भी करी थी। नेक्स्ट 3 के लिए आपकी हो जाएगी 4। 4 के लिए होगी बच्चे 2। 5 के लिए होगी 1। 6 के लिए होगी 1। 7 के लिए इट्स 4। 8 के लिए इट्स ऑल्सो 4 एंड 9 के लिए होगी 2। और बात रही 1 एंड 0 की, तो इनकी होगी 1। एक सेकंड, इसको 1 कर लेना, मैं कर देता हूँ। इट्स 1, ठीक है। अब साइक्लिसिटी का मतलब समझ में आ गया, बट अभी तक वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा प्रीवियस वाला वो समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी उसको समझना बाकी है। अब देखो साइक्लिसिटी समझ में आ गया है, बट इसे अप्लाई कैसे करना है इसको समझते हैं हम लोग। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग। लेट अस सपोज क्वेश्चन में सॉल्व करना है कि भाई 42 की पावर 43 इसका निकालिए यूनिट डिजिट। सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिया समझने के लिए, रेफरेंस के लिए। 43 की पावर 44 कैसे निकलेगा यूनिट डिजिट? सबसे पहला स्टेप आप सभी को पता है, क्या करना है हमें? पूरे नंबर्स की जगह हमें सिर्फ यूनिट्स को यूज करना है। इसका मतलब 42 की जगह में क्या यूज करूंगा? यहाँ पे सिर्फ 2, और पावर कितनी है? 43। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे आपका यूनिट कितना है भाई? 3, बट पावर कितनी है? 42, ठीक है। सिंपल स्टेप वो आपकी सिंगल स्टेटमेंट से आ गया, बट अब पावर को सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज करेंगे साइक्लिसिटीज का। अब जो यहाँ पे आपका यूनिट है 2, इसकी साइक्लिसिटी कितनी है भाई? 4। तो 2 की साइक्लिसिटी है 4, और 3 की कितनी है? 3 की भी है 4। तो एक काम करते हैं, पावर को सिंप्लीफाई करने के लिए साइक्लिसिटी से डिवाइड करते हैं। 43 को डिवाइड किया 4 से, 44 को भी डिवाइड किया 4 से। जब कभी भी हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज बनती है। कौन सी? सबसे पहला नंबर या तो कंप्लीट डिविजिबल होगा, या फिर सेकंड क्या होगा? कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे। तो उसके लिए आप लोगों के लिए नोट है, इसको लिख लेना साथ साथ। अगर मैं 43 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं, क्या रिमाइंडर बचेगा? ऑब्वियसली बात है, रिमाइंडर बचेगा। कितना बचेगा भाई? 3 रिमाइंडर बचेगा। क्या पे एक नोट लिख लो अगर आप लोग, इफ रिमाइंडर इज नॉन जीरो, इसका मतलब अगर रिमाइंडर है तो देन यूज रिमाइंडर एज अ पावर। तो आप लोग पावर पे रिमाइंडर चढ़ा दोगे, विच मीन्स किसकी पावर पे? अपने यूनिट्स की पावर 2 पे। तो 2 to the power 3 becomes 8। तो इसका मतलब इस पूरे एक्सपेंशन का यूनिट डिजिट कितना बन जाएगा हम लोगों के लिए? 8। सेकेंडली, अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम बात करते हैं 44 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो क्या कंप्लीट डिविजिबिलिटी होगी भाई? बिल्कुल कंप्लीट डिविजिबिलिटी होगी। तो इफ रिमाइंडर is 0, then use cyclicity as a power. Then use cyclicity as a power. Cyclicity as a power. ठीक है, as a power. तो साइक्लिसिटी कितनी थी? 3 की 4, तो 3 to the power 4, और 3 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? 81। तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा? 1। इस पूरे एक्सपेंशन का यूनिट कितना होगा भाई? 1। तो दो क्वेश्चंस करे हम लोगों ने, दोनों अलग अलग वैरायटीज पे। अगर पावर को सिंप्लीफाई करने के बाद रिमाइंडर बचेगा तो रिमाइंडर पावर बन जाएगी। अगर रिमाइंडर नहीं बच रहा, कंप्लीट डिविजिबिलिटी है, तो इस केस में क्या होगा? वापस से पावर पे जाएगा साइक्लिसिटी, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो होप सो आप सभी को आराम से साइक्लिसिटी वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से और समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे। तो अगर आप लोग चाहो तो इन दोनों को आराम से नोट कर लो। नेक्स्ट इन सभी की साइक्लिसिटीज को भी आप लोग नोट कर लो, तो ताकि आप बाद में इसको अप्लाई कर पाओ क्वेश्चंस में, ठीक है। ओके,
सो बात करते हैं बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन की। एक बार आप लोग एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप सभी के पास 30 सेकंड्स का टाइम है, एक बार सॉल्व कीजिए फटाफट से। कितना आंसर आएगा इसके यूनिट डिजिट निकालने का, करिए सॉल्व। सबसे पहले आप सभी को सभी नंबर्स के सिर्फ यूनिट्स को यूज करना है, फिर देन फर्दर सॉल्व करना है जितना सिंप्लीफाई हो सकता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट नंबर की, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर का सिर्फ यूनिट डिजिट यूज करेंगे 5, जो कि हमें पता ही है यूनिट डिजिट अगर निकालना है तो सिर्फ यूनिट का यूज करना पड़ेगा। सेकेंडली जो पावर है इसकी उसको डिवाइड करेंगे साइड से, क्यों, सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि पावर छोटी हो जाए, छोटी पावर सॉल्व करना आसान होता है। सेकेंड यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 उसकी पावर 5 8 1 0। नेक्स्ट 2 8 5 3। अब 5 की सेकेंडरी 1 थी तो 1 डिवाइड करेंगे, 3 की सेकेंडरी 4 तो 4 से डिवाइड करेंगे, 2 की सेकेंडरी 4 तो 4 से डिवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपकी क्लास नंबर 1 भी यूज आपको अच्छा खासा मिलेगा, जैसे मैंने बोला आप लोगों को। अगर ध्यान दो नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो क्या आप सभी को 4 का डिविजिबिलिटी रूल याद है जो हमने लास्ट क्लास में किया था? क्या था? जो भी आपका नंबर होगा उसकी लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होंगी तो नंबर कंप्लीट डिविजिबल होगा। अब पहली बात, जो भी नंबर को डिवाइड कर रहे हो 1 से कंप्लीट डिविजिबल, तो साइक्लिसिटी को पावर बना दो, तो 5 की पावर 1 प्लस, क्या आपका जो 10 है वो डिविजिबल होगा 4 से? नहीं डिविजिबल होगा। इसका मतलब रिमाइंडर कितना आएगा इस केस में 2, तो 3 की पावर 2। अगर रिमाइंडर बच रहा था तो रिमाइंडर को हमने पावर बना दिया एज पर द कॉन्सेप्ट। सेकेंडली लास्ट बात करते हैं इस टर्म की, क्या 53 डिविजिबल होगा 4 से? नहीं डिविजिबल। इसका मतलब क्या करेंगे हम, 53/4 का रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो 2 की पावर 1। तो इस पूरे को सॉल्व कर दो, 5 प्लस 9 प्लस 2, तो 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा 16, और उसका यूनिट डिजिट इज 6। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा बच्चे, ऑप्शन सी विच इज 6। तो होप सो आप सभी को ये वाला क्वेश्चन आराम से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ये भी, ठीक है। ओके, सेकंड बच्चे हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप सभी, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। और आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि जिस भी केस की आपकी साइक्लिसिटी 1 होती है, जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो इन सभी के लिए आपको पावर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो बताइए क्या आंसर आएगा इसका आराम से। 30 सेकंड्स आपको हर वक्त मिलेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो ये ऐसा ना हो कि चीजें वन वे चलती रहे, टू वे कम्युनिकेशन, मतलब टू वे एक तरीके से बहुत होता है कि अगर आप बस मैथ्स को देखते ही रहोगे और सॉल्व करने नहीं बैठोगे, तो इस चीज की मैं गारंटी कर सकता हूँ कि कभी भी आपका एज पर योर सेल्फ की भाई जो आपको लगता है कि आपका ऐसा एग्जाम जाना चाहिए, वो कभी नहीं जाएगा। एग्जाम के वक्त आप लोग चीजें भूलते हो, इसी वजह से ताकि आप, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते। बताइए क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है। ट्राई करते साथ साथ भी हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे 1 के लिए बात की गया, तो 1 के लिए तो आंसर 1 ही होगा। 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, सिंपल। 3 की पावर 3 कितना होगा 27 का 7, हम सिर्फ यूनिट्स को यूज कर रहे हैं। 4 की पावर 4 कितना होता है 256 का 6 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट 5 की पावर कुछ भी हो आंसर 5 ही आएगा, 6 की पावर कुछ भी हो आंसर 6 ही आएगा। मैंने क्यों बोला, क्योंकि इन सभी की सेक्चुअली 1 थी, इस वजह से। 1 और 4 5, 5 और 7 हो गया 12, 12 और 6 18, 18 और 5 23, 23 और 6 29। तो यूनिट कितना होगा इसका 9, विच मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया सॉल्व, ठीक है। अब आप सभी को ऐसे इतना तो ऑब्जर्व हो गया होगा, जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं और जो नंबरिंग यहाँ पे हो रखी है वो थोड़ी सी मिसमैच है। वो क्यों है, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम टॉपिक फिर क्वेश्चन, टॉपिक फिर सिलेक्टिव क्वेश्चंस करें, ताकि आपको टॉपिक क्लियर होने के बाद उस पर हम कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते जाए साथ के साथ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप लोग एक बार, आराम से 30 सेकंड दीजिए सॉल्व करने के लिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम सॉल्व कीजिए, वो ट्राई कीजिए, बताइए क्या आंसर आएगा इसका, करिए सॉल्व करिए। और जब कभी आप लोग ऐसे लेक्चर्स ऑनलाइन लेते हो या फिर कोई रिकॉर्डेड वीडियो देखते हो, तो उसमें आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हमें कोई देख नहीं रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कुछ सॉल्व नहीं करेंगे। आपको खुद की अपनी ईमानदारी से कॉपी पेन लेके बैठना चाहिए। आपको सिर्फ वीडियो देखने से कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक आप लोग सीखोगे नहीं।
बताइए कितना आंसर आएगा इसका फाइनल भाई। सबसे पहले हम बात करें वन की पावर कुछ भी हो तो आंसर वन होगा, देन प्लस वन की पावर कुछ भी वन ही होगा, देन माइनस सिक्स की पावर कुछ भी सिक्स ही होगा, उसके बाद फाइव की पावर कुछ भी फाइव ही होगा, उसके बाद सिक्स की पावर कुछ भी सिक्स ही होगा, लास्ट नाइन बस प्लस में है तो वहां पे हो जाएगा प्लस नाइन। इस पूरे को सॉल्व करना है तो एक काम करते हैं, अंदर कुछ ब्रैकेट्स तो ऐसे है नहीं कि बोर्ड मास लगाना पड़े हमें, तो पहले सब प्लस वाले प्लस कर लो फिर प्लस से माइनस कर देना। तो यहाँ पे हो गया टू, टू और फाइव सेवन, सेवन और नाइन कितना हो जाएगा आपके पास सिक्सटीन, सिक्सटीन में से अगर 12 गए तो कितना बचेगा फोर, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट होगा, सिंपल रहने दो क्वेश्चन सिंपल ही रहेगा। होप सो आप सभी को अच्छे से अपना यूनिट डिजिट्स क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं मुझे टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट मुझे बात करते हैं फैक्टर्स के बारे में। सो व्हाट आर फैक्टर्स, फैक्टर्स होते क्या है, आपको पता तो है फैक्टर वर्ड है, तो इसका मतलब क्या है। फैक्टर्स आर दोज नंबर विच कैन कंप्लीटली डिवाइड बाय एन गिवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल बात करें हम 12 की, तो 12 के फैक्टर्स कौन से होंगे, अब सभी को लगेगा 3 होगा, 6 होगा, 4 होगा, बट स्टार्टिंग ऑलवेज कहां से होती है 1। तो फिर पहला फैक्टर होगा इसका 1, सेकंड 2, फिर 3, देन 4, देन 6 एंड लास्टली 12। तो कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हुए इसके 6। ठीक है, बट अगर मैं आप लोगों से बोलूं भाई फाइंड आउट करो मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो 2400 के, अब दिक्कत बस एक ही आएगी, क्या नंबर तो छोटा था ये बहुत आसानी से निकल गया, बट नंबर बहुत बड़ा है ये, इसको हो सकता है काउंट करने में आपसे कुछ ना कुछ चीजें मिस हो जाए। तो उस मिस कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक तरीका है, एक वे है, जिसके लिए आप सभी को प्राइम फैक्टराइजेशन आना बहुत जरूरी है। क्या होता है समझते हैं हम लोग। लेट अस सोचे बात करें 12 की ही, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाया मैं आप पे ताकि आपको रिकॉल भी हो जाए वो। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन इसका मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करो, 2 से डिवाइड करना शुरू करो। तो 2 यहाँ पे कितना होगा 6, देन फर्दर 2 यहाँ पे आएगा 3, लास्टली कितना जाएगा यहाँ पे 3 से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बन गया 12 का 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1। अगर आपको कभी भी विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो तरीका बहुत सिंपल सा है। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग कुछ नहीं करते, यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है इनकी पावर्स में +1 करके मल्टीप्लाई कर दो, विच मींस 2 में +1 इन 2 में 1 में +1, जो भी प्राइम फैक्टर्स बने आपके 2 एंड 3 इन दोनों की पावर्स में +1 करके मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे मैंने +1 क्यों किया, इसका रीजन हो सकता है बहुत बच्चों को अंदर से हो एक इच्छा की भाई कि बताओ +1 क्यों किया, तो मैं उसके लिए आपको छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। अगर मुझे बात करें 2 की पावर 2 की, यहाँ पे 2 की पावर 2, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते थे, एक तरीके से 4 लिखा है, इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं भाई, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। सिमिलरली 3 की पावर 1 मतलब 3 के फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और कितने हो सकते हैं 3। तो हमें इससे कितने फैक्टर्स मिले टोटल 3, तो मैंने वही बोला अगर 2 की पावर 2 है तो उसमें +1 कर दो। सिमिलरली 3 की पावर 1 मतलब 3 में भी कितने फैक्टर्स थे, अंदर 2 फैक्टर्स थे, यहाँ उसके भी कितने फैक्टर्स आए 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर कितना बन जाएगा 6। एक बेसिक रीजनिंग थी आपकी, हमने पावर्स में +1 करके क्यों मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए। ठीक है, ओके नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ट्राई कीजिए, इससे कितना आंसर आएगा। सबसे पहले इसे प्राइम फैक्टराइज करने की कोशिश कीजिए, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आंसर आएगा इसका। कितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स डिस्टिंक्ट रहे होंगे। अब देखो कंफ्यूज मत होना आप लोग, यहाँ पे डिस्टिंक्ट लिख दिया है तो देखो जैसे कि मैं लास्ट क्वेश्चन में इसको हम चेक कर लेते हैं। 12 के लिए हमने सॉल्व किया तो हमने कितने अलग डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स का यूज किया, तो हमने कौन से 2 एंड 3, मतलब 2 की पावर 2 था और 3 की पावर 1 था, तो हमने कितने डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स का यूज किया प्राइम फैक्टराइजेशन में, हमने सिर्फ 2 एंड 3 का यूज किया, मतलब इस केस में 2 डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, इसको फैक्टराइज करने के बाद देन फर्दर सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा निकाल के बताओ कितना होने का इसका आंसर। तो सबसे पहली बात
यहाँ पे एक छोटी सी हिंट भी है आप लोगों के लिए। क्या है हिंट? अगर बच्चे आप लोगों को याद हो तो प्रीवियस क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आप लोगों को, अगर कभी भी नंबर एबीसी टाइप्स अगर रिपीट हो रहा हो तो नंबर जो भी होगा वो पक्का क्या होगा, 1001 का मल्टीपल रहा होगा, ये पक्का होगा, पक्का। सेम केस एक बताया था आपको, अगर नंबर लिखा हो एबी तो नंबर पक्का 101 का मल्टीपल रहा होगा। इसके लिए एक बेसिक हिंट भी बताई थी याद करने के लिए, अगर दो नंबर्स रिपीट कर रहे हैं तो बीच में जीरो एक बार आएगा, अगर तीन नंबर्स रिपीट कर रहे हैं तो बीच में जीरो दो बार आएगा, मतलब जितनी भी नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स है उससे एक कम जीरो मिलेगा आपको यहाँ पे। तो सेम अब इस नंबर के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इसके लिए आपको क्या पता है, इसको आप अगर प्राइम फैक्टराइज करोगे तो इसको हम बोल सकते हैं 666 इंटू 1001। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 6 इंटू में 111 इंटू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नंबर 7, 11 और 13 से डिविजिबल है। चेक कर लेना आराम से, सॉल्व कोई दिक्कत नहीं। 6 को हम और क्या बोल सकते हैं, 2 and 3, 111 को हम क्या बोल सकते हैं, 3 इंटू 37, फिर 7 इंटू 11 इंटू 13। तो अब काउंट करो कितने डिफरेंट आपने प्राइम फैक्टर्स का यूज किया इसको प्राइम फैक्टराइज करने के लिए। सबसे पहले 2 का यूज हुआ एक बार, ये हम एक ही काउंट करेंगे, फिर आपका सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया, ये फोर्थ आ गया और ये फिफ्थ आ गया। तो टोटल हमने कितने डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स का यहाँ पे यूज किया, 5 डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स का यूज किया इसको ब्रेक करने के लिए, विच मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर दिस। ठीक है, ओके। तो कभी भी नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर्स में आपको डिफरेंशिएट दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, चलते बच्चे नेक्स्ट पार्ट पे, फैक्टर्स के दूसरे एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप लोग इसको, इसमें बताइए क्या आंसर आएगा आपका। ये क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं, बताइए क्या आंसर आएगा। यहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं पूछा है, करिए सॉल्व, क्या आंसर आएगा इसका। प्राइम फैक्टर्स पूछे, कितने प्राइम फैक्टर्स का आपने इस एक्सपेंशन में यूज किया, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं निकाले, प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो वन सेकेंड, आपको प्राइम जितने भी नंबर्स का आपने यूज किया उसकी काउंटिंग करनी पड़ेगी, बस पावर्स में +1 नहीं करना है, तो कंफ्यूज मत होना, बस वही बोल रहा हूं बार बार। जब कभी भी प्राइम फैक्टर्स पूछा जाएगा तो आपको जितने भी प्राइम नंबर्स यूज किए उसकी काउंटिंग करनी है, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा जाएगा तब आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। वैसे क्वेश्चन में जब बात करें बच्चे इसकी, तो 4 को हम क्या बोल सकते हैं फर्दर, 2 की पावर 2 और 2 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, नेक्स्ट 14 का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 7 और इसकी पावर पे कितना जाएगा भाई, 5। लास्टली है 11 की पावर है हमारे पास 2। तो एक काम करते हैं, सारी पावर्स को एक तरफ कर लेते हैं, 2 को एक तरफ कर देते हैं, 7 को एक तरफ कर देते हैं। तो 2 की पावर 22 और 5 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 27, देन मल्टीप्लाई 7 की पावर 5, देन 11 की पावर 2। तो टोटल हमने कितने प्राइम फैक्टर्स का यूज किया इस बार, 2 को मैंने यूज किया 27 टाइम्स, तो 2 को मैंने यूज किया 27 टाइम्स, प्लस नेक्स्ट अब हमने 7 को यूज किया कितनी बार, 5 बार, 5 बार, प्लस 11 को मैंने कितनी बार यूज किया यहाँ पे, 2 बार। तो सभी का एडिशन कर दो, 7 और 27 कितना हो जाएगा, 34। तो टोटल हमने कितने प्राइम फैक्टर्स का यूज किया, विच इज 34। और लास्ट क्वेश्चन, इसमें वापस से मैं डिफरेंशिएट बता देता हूं, यहां पे हम लोगों ने क्या किया था, कितने अलग अलग प्राइम फैक्टर्स का हमने यूज किया, तो अलग अलग। यहां पे क्या पूछा है, टोटल कितने प्राइम फैक्टर्स का यूज किया, तो इसका मतलब 2 को कितनी बार यूज किया, 7 को कितनी बार यूज किया, 11 को कितनी बार यूज किया। वहां पे क्या था कि आपको अगर यही सेम क्वेश्चन बोला होता, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स आर देयर, तो इस केस में हमारा आंसर होता 3, बट डिस्टिंक्ट ना पूछ के टोटल पूछा है, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, 34। कंफ्यूजन शायद से बिल्कुल खत्म हो गई होगी आप लोग। ओके, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बच्चे बात करते हैं, वहां से जाते हैं फैक्टर्स पे। तो हम लोगों का अभी तक क्या हो चुका है, हम लोगों का नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स हो गया है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो गया है। बात करते हैं थर्ड बच्चे हम लोगों के लिए रहेगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कि जो भी नंबर है उसके सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट कैसे निकालोगे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, अब कंपैरिजन करने के लिए सबसे सिंपल इजी वाले 12 ही रहेगा। 12 के फैक्टर्स क्या क्या थे, 1 2 3 4 6 एंड 12। तो ये तो देखो इजी है, इन सभी नंबर्स का प्रोडक्ट निकाल सकते हो, बट आपके पास एक फॉर्मूला भी है, उसके थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हो इसे।
विच इज n टू द पावर f बाई 2। अब जहां जहां पे रीजनिंग की जरूरत होगी मैं बताऊंगा, फालतू की रीजनिंग आपको नहीं डिस्कस करूंगा, ठीक है। ओके, अब ये फॉर्मूला है यहाँ पे, इस सारी नंबर्स वैल्यूज का मतलब क्या है यहाँ पे बच्चे, n का मतलब है द नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। यहाँ पे f का मतलब है आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को हम लोग f से डिनोट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। प्राइम नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, सिंपल प्लेन हम बात कर रहे हैं, नो मसाला, ठीक है ना। ओके, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, अभी हमें पता है कि f जो है 12 के लिए कितना रहेगा, इसकी वैल्यू 6, ये आपके 6 फैक्टर्स है टोटल। n का मतलब क्या हो जाएगा, इटसेल्फ द नंबर विच इज 12, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12 की पावर 6 बाई 2, और 12 की पावर 6 बाई 2, 6 बाई 2 कितना हो जाएगा 3, तो 12 का क्यूब कितना होता है भाई, अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, पता होना चाहिए। आप सभी को बच्चे अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट करनी है, तो आपको एटलीस्ट 1 से लेके 25 तक स्क्वायर्स याद होनी चाहिए, एंड 1 से लेके 15 तक एटलीस्ट आपको क्यूब्स याद होने चाहिए। ये आपके हेल्प मैथ्स में भी करेगा, ये सेम चीज आपकी हेल्प रीजनिंग में भी करेगा, आपके कहां पे, कोडिंग डिकोडिंग या सीक्वेंस सीरीज वाले क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, तो पॉइंट नंबर 3 आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 4, इसमें बात करेंगे सम ऑफ फैक्टर्स की, सम ऑफ फैक्टर्स कि जो भी गिवन नंबर था उसके सारे फैक्टर्स का सम कैसे निकलेगा। कंपैरिजन करने के लिए सिंपल है हमारे लिए 12, तो 12 के फैक्टर्स क्या कहते हैं, वंस अगेन 1 2 3 4 6 एंड 12। इसको कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमें वापस से जरूरत पड़ेगी बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन की। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था हमारे लोगों के पास, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1। अगर कभी भी नंबर का आपके सारे फैक्टर्स का सम निकालना है, तो सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग कुछ नहीं करते, जो भी नंबर है उसके पर्टिकुलर सारे फैक्टर्स को ऐड कर देते हैं। जैसे कि मैंने क्या बोला, 2 की पावर 2, इसका फैक्टर मतलब 4 के फैक्टर्स क्या क्या बन सकते थे भाई, या तो 1 बन सकता है, या तो 2 बन सकता है, सॉरी, या फिर ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा आगे पीछे लिख दिया मैंने। इसका मतलब जो भी आपको जब कभी भी सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है, तो हर एक पर्टिकुलर फैक्टर को पावर 0 से ऐड करना शुरू कर दो गिवन पावर तक, नेक्स्ट फिर मल्टीप्लाई कर दो अलग नेक्स्ट वाले के लिए। 3 की पावर 1, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 3 की पावर 0 फैक्टर होगा, इसका फैक्टर एक 3 की पावर 1 होगा। इन सभी को आपस में ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, 1 4 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 1 4 एंड 2 विच इज 7। नेक्स्ट 1 एंड 3 कितना हो जाएगा 4, तो मल्टीप्लाई करो कितना आंसर आएगा 28। वेरीफाई करने के लिए हमारे पास फैक्टर्स हैं, इसी वजह से मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया ताकि वेरिफिकेशन भी साथ के साथ हमारा हो पाए। 1 2 एंड 3 कितना हो जाएगा 6, 6 एंड 4 कितना होगा 10, 10 एंड 6 कितना होगा 16, 16 और 12 कितना हो जाएगा 28। इसका मतलब जो हमने यहाँ पे निकाला है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। तो पॉइंट नंबर 4 होप्स आपको क्लियर होगा फैक्टर्स का, ठीक है। नेक्स्ट मुझे बात करते हैं हम लोग, इस पे क्वेश्चन करते हैं, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, आप लोग सॉल्व कीजिए। फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 240, इसके सारे फैक्टर्स का सम क्या निकालो, बताओ क्या आएगा। कीजिए सॉल्व, क्या आएगा आंसर बताइए। जब तक आप लोग भी खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अपनी एंटिसिपेशन नहीं रखोगे, तब तक आप लोगों को मैथ सॉल्व करने में कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। और देखो सबके साथ होता है, होता भी होगा, जब तक मैथ सॉल्व हो रही है जब तक बहुत अच्छी है, जैसे ही मैथ सॉल्व होना बंद हो गई है तो वो तभी बुरी बन जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट से फंस जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे स्टार्टिंग में ज्यादा ध्यान रखें, फर्दर मतलब इंस्टेड ऑफ कि बहुत सारे क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व कर लूं, कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ के, ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छे से लो, फिर क्वेश्चंस को ढंग से सॉल्व करना शुरू करो। और कोई डाउट आता है तो वी आर देयर फॉर यू, जितने भी डाउट्स हो सकते हैं अपने फैकल्टी टीचर से भाई पूछा करो। कोई टीचर शायद से रेयरली मना करता होगा आपको डाउट्स बताने के लिए, ठीक है। तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 240 का प्राइम फैक्टराइज। तो 240 को प्राइम फैक्टराइज देखो करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। मैं तो क्या बोलता हूँ बच्चों को, नंबर्स को ब्रेक करते जाओ, प्राइम फैक्टराइज खुद ही हो जाएगा। 240 इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ इसे, 24 इंटू में 10, 24 को हम क्या बोल सकते हैं 8 इंटू 3,
10 को हम क्या बोल सकते हैं 2 इंटू 5, तो 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2 की पावर 4। देन एक सेकेंड, छोटा सा स्टेक, इसको सही कर लेते हैं। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1, फिर फर्दर 5 की पावर 1। अगर हमें क्या करना था यहाँ पे सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो हर एक नंबर को अपने इनिशियल पावर 0 से ऐड करना शुरू करना पड़ेगा, विच मींस 2 की पावर 1 सॉरी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4 तक ऐड करोगे इस वाले पार्ट को। फिर यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 3 की पावर 0 एंड 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा 4, 5 की पावर 0 एंड 5 की पावर 1 कितना हो जाएगा 6। तो 1 एंड 2 3, 3 एंड 4 7, 7 एंड 8 15, 15 एंड 16 कितना हो जाएगा 31, 31 इंटू 4 इंटू 6 तो 24। अब यहाँ पे देखो दिमाग लगाइए थोड़ा सा, 2 इंटू 3 क्या होगा 6 से आंसर बड़ा आना चाहिए आपका, और लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 4। 6 से आंसर बड़ा चाहिए, आंसर का यूनिट डिजिट 4, तो हमें जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसका यूसेज हर जगह कहीं ना कहीं मिल जाएगा। हमने यहाँ पे क्या यूज कर लिया यूनिट डिजिट का यूज कर लिया, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा बच्चे ऑप्शन ए विच इज 744। तो जहां कहीं भी आप लोग थोड़े से कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो जो भी आपने पढ़ा है उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने तो कैलकुलेट नहीं किया, मैंने सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाया यहाँ पे, ये 24 था ये 31 था, तो अप्रोक्सीमेटली 30 से बड़ा और 20 से भी बड़ा, तो आंसर क्या होना चाहिए 600 से बड़ा, जो कि एंड करेगा 4 पे। तो ऑप्शंस वो एलिमिनेट करती है हम लोग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मुझे बात करते हैं, दो टॉपिक और बचे हमारे फैक्टर्स के, फिर मुझे टॉपिक को चेंज करते हैं। नेक्स्ट बच्चे लिखिए आप लोग अपना फिफ्थ पार्ट, इसमें इवन फैक्टर्स। किसी भी नंबर के कितने इवन फैक्टर्स रहे होंगे। अब बात करते हैं इवन, तो इवन क्या होते हैं, व्हाट आर इवन्स। इवन ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। अब वंस अगेन इसको रिलेट करने के लिए हम 12 का यूज करेंगे। यहाँ पे मैं बार बार 12 क्यों यूज कर रहा हूं, उसका सिंपल सा रीजन बस यही है कि ताकि आप लोगों को भी रिलेट करने में यहाँ पे आसानी हो, और कोई रीजन नहीं है 12 का यूज करने का। 12 के फैक्टर्स क्या कहते हैं 1 2 3 4 6 एंड 12। एक काम करो, विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन आप खुद ही बताओ 12 के कितने इवन फैक्टर्स आ रहे हैं भाई। क्या 1 एक इवन नंबर है, नहीं है। क्या 2 है, बिल्कुल है। क्या 3 नहीं है। 4 है, 6 है, 12 भी है। तो टोटल 6 में से कितने फैक्टर्स इसके इवन है भाई 4, ऑड कितने हैं इसके 2। अब इसी सेम चीज को हम लोग बड़े नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए वेरीफाई करेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइज, ठीक है। लेट अस सपोज हमने नंबर लिया, पर सबसे पहले 12 को यूज करते हैं। 12 के लिए प्राइम फैक्टराइज था 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1। हमें निकालने ऐसे फैक्टर्स जो कि इवन हो, इसका मतलब वो डिविजिबल बाय 2 होंगे। अगर कोई भी नंबर डिविजिबल है 2 से, तो क्या उसमें से 2 बाहर निकल सकता है क्या, बिल्कुल निकल सकता है। तो एक काम करते हैं, इसके फैक्टर्स में से 2 को बाहर निकालते हैं। अंदर क्या आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 1। अब मैंने यहाँ पे बाहर 2 को क्यों निकाला है, बस वो ये जस्टिफाई कर रहा है यहाँ पे कि अंदर अब जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सारे के सारे 2 से मल्टीप्लाई होके, चाहे पहले वो ऑड नंबर रहे हो, बट अब 2 से मल्टीप्लाई होके वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, इवन फैक्टर्स बन जाएंगे। तो अब जो भी अंदर बचा उसके टोटल फैक्टर्स निकाल दो। टोटल फैक्टर्स कैसे निकालते थे, पावर्स में +1 करके मल्टीप्लाई कर दिया जाए, आपकी सारी बात बन जाएगी। तो विच मीन्स 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। तो हमारे इवन फैक्टर्स कितने निकले 4, एंड यहाँ पे भी कितने आ रहे थे भाई 4, बिल्कुल वेरीफाई हो गया। और अगर आपको कभी भी इवन फैक्टर्स से ऑड फैक्टर्स पे जाना हो तो एक सिंपल सा तरीका ये भी है कि भाई जो भी टोटल फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं इवन फैक्टर्स प्लस ऑड फैक्टर्स। एक सेकेंड, जो भी आपके टोटल फैक्टर्स रहे होंगे वो ऑलवेज क्या होते हैं ऑड प्लस इवन का सम। तो आपके टोटल कितने निकल के आ रहे थे 12 के 6, इसमें से इवन कितने थे 4, तो डिफरेंस कितना हो गया 2। तो आप उसको यहां से भी वेरीफाई कर सकते हो। होप सो आप सभी को इवन फैक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट बहुत आराम से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हो गया, ठीक है। अब बच्चे बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑड फैक्टर्स की। आपको डायरेक्टली ऑड फैक्टर्स निकालने हो तो कैसे निकालोगे भाई, इसको भी समझते हैं हम लोग। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, हम बात करते हैं ऑड फैक्टर्स की। सो बच्चे बात करेंगे हम ऑड फैक्टर्स की, तो इसके लिए जो भी हम 12 की यूज कर रहे थे वो 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1। अब
ऑड फैक्टर का मतलब क्या है, जो भी नंबर है वो गलती से 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अगर नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब गलती से 2 उसके पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसी चीज को मेक श्योर करेंगे। अगर हमें निकालने हैं ऑड फैक्टर्स सॉरी, तो इसका मतलब गलती से भी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 नहीं होना चाहिए। तो सारे के सारे 2 को हटा दो। ये मैंने अपनी मर्जी से क्यों किया, क्योंकि मुझे ऑड फैक्टर्स निकालना था, तो इवन का एक पार्ट नहीं होना चाहिए। तो रिमेनिंग जो भी बचेगा उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल दो। फैक्टर्स कैसे निकालते थे, पावर्स में +1 करके मल्टीप्लाई। तो उसके फैक्टर्स भी क्या होंगे, 2 ही होंगे, एक तो 1 होगा, एक इटसेल्फ 3, व्हिच मींस 2 फैक्टर्स। हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी पावर में +1 कर दिया, सिंपल। तो ये आपने चेक किया ऑड फैक्टर्स, तो यहाँ पे आपके ऑड फैक्टर भी कितने आ रहे थे, 2 ही निकल के आ रहे थे। तो ऑड हमें क्लियर है, हमें इवन भी क्लियर है। तो शायद से आपको ये पूरी कहानी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप लोगों के लिए बच्चे एक होमवर्क है। सबसे पहला होमवर्क क्या है आप लोगों के लिए, आपके पास एक क्वेश्चन दिया मैंने, कौन सा क्वेश्चन, कि नंबर है 2400, आपको इसके सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, फिर इसके डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं आप लोगों को, फिर इसके आपको इवन फैक्टर्स निकालने हैं, फिर आपको इसके ऑड फैक्टर्स निकालने हैं। ये एक होमवर्क हो गया आप लोगों के लिए। एक ही होमवर्क से आपके चारों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट 2 पार्ट, तो लास्ट 2 क्या, चलो एक ही पार्ट बचा है आपको, उसको क्या पार्ट बचा उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं हम लोग। बहुत बार कभी कभार आपके एग्जाम्स में आ भी जाता है। क्या है ये पार्ट, इसके नेम लिखिए बच्चे आप लोग, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है भाई, एनी आइडिया, परफेक्ट स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल हम बात करें अगर 4 की, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा भाई, 2, 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1.414। तो क्या ये परफेक्ट एक नेचुरल नंबर था, नहीं था। तो परफेक्ट स्क्वायर्स आर दोस नंबर जिनका स्क्वायर रूट एक नेचुरल की फॉर्म में निकल के आ जाए, नेचुरल नंबर बन जाए। ठीक है, तो अब हमें ऐसे ही कुछ फैक्टर्स निकालने हैं। अब हम 12 वाले एग्जांपल को स्किप करते हैं, हम नया एग्जांपल लेते हैं 100 वाला। आप लोग मुझे बताइए 100 के फैक्टर्स कौन से हैं भाई, सोचिए 100 के फैक्टर्स कौन से हैं। सबसे पहला 1, फिर 2, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5, देन 10, देन 20, देन 25, फिर 50, देन आपका 100। तो टोटल कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 फैक्टर्स है। अब इसमें ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट करने पे आंसर एक नेचुरल नंबर बन जाएगा, मतलब कितने इसके भी इवन ओके परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स है। सबसे पहले 4 होगा, फिर 5 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, 25 होगा, फिर 100 होगा। बट आप लोगों ने जल्दबाजी में हो सकता है एक नंबर मिस कर दिया, विच इज 1। 1 का स्क्वायर रूट भी तो क्या होता है, 1 एक नेचुरल नंबर होता है। तो 100 के कितने नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर थे अपने नेचर में, 4। अब इसको हम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई देखो 100 तो नंबर छोटा है, आपने कैलकुलेट कर लिया, बट अगर नंबर होगा बड़ा तो दिक्कत हो सकती है। तो उस दिक्कत को कैसे हटाएंगे हम लोग, तो उसके लिए इसको भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से करते हैं। एक बार 100 को ब्रेक करने के लिए आप ऑलवेज याद रखो, इसको आप बोल सकते हो 25 इंटू में 4, और 25 का मतलब क्या होगा, 5 स्क्वायर, 4 का मतलब क्या होगा, 2 स्क्वायर। अब यहां से ये सेम 4 काउंट कैसे निकालेंगे हम लोग, देखते हैं। अब जो 5 की पावर 2 है, इसके फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, 5 की पावर 0 मतलब 1, 5 की पावर 1 मतलब 5, और लास्ट क्या बनेगा 25 इटसेल्फ। सिमिलरली 2 की पावर 2 के लिए फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे भाई, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगर नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, इसका मतलब जो नंबर है उसकी पावर एक इवन होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, मतलब नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए पावर पे। तो क्या 0 डिविजिबल है 2 से, बिल्कुल डिविजिबल है। क्या 1 है, क्या नहीं। क्या 5 की पावर 2 डिविजिबल है, बिल्कुल। तो इसका मतलब यहां से कितने केस मिले आपको, यहां से आपको 2 नंबर्स मिले। सिमिलरली यहां से कितने पेयर्स मिले आपको, क्या ये डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। क्या ये होगा, ये वाला पार्ट नहीं होगा। क्या ये वाला यूज होगा, बिल्कुल यूज हो सकता है। तो यहां से भी कितने केस मिले, 2।
तो हर एक फैक्टर से जितने भी नंबर ऑफ केसेस मिलेंगे उन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। कितना आंसर निकल के आएगा आपके पास? 4। आपका एक लास्ट क्वेश्चन और रहेगा 2400 के आप लोग परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब। आप लोग मुझे खुद बताओ, अगर गलती से क्वेश्चन पूछ लिया आपसे परफेक्ट क्यूब, तो आप क्या ढूंढोगे? अभी आपने ढूंढा पावर पे 2 का मल्टीपल, तो परफेक्ट क्यूब के लिए क्या ढूंढोगे आप लोग? पावर पे 3 के मल्टीपल्स। तो क्या इस केस में आपके लिए 100 में क्या कोई एक परफेक्ट क्यूब है? खुद सोचिए, क्या कोई भी हम परफेक्ट क्यूब है? एक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर एक सेकेंड, एक है, कौन सा है भाई? 1 है। 1 के अलावा कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 का क्यूब क्या होगा? क्यूब रूट क्या होगा? 1 इटसेल्फ। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब रहा होगा यहाँ, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चे हमारा फैक्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं। जितने भी हम लोगों ने फैक्टर्स पढ़े, आप आराम से तसल्ली से घर पे बैठ के सारे फैक्टर्स के क्वेश्चन को 1 बाय 1 तरीके से सॉल्व करोगे, और जो भी डाउट्स होंगे आप लोगों के, वो आप लोग फर्दर हमसे पूछेंगे PSIS के थ्रू। आपका प्रथम जो पोर्टल है उसके थ्रू अपनी क्वेरीज को रेज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चों हम लोग, विच इज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो बच्चे आप सभी ने बचपन में बहुत सारी आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, तो एक काम करो, फटाफट से आप लोग फटाफट से 1 मिनट में से रिकॉल करो क्या क्या आइडेंटिटीज पढ़ी आप लोगों ने। आगे हम थोड़ा बता, एक काम करते हैं, 1 बाय 1 लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि जब तक हम चीजों को मैथ्स में लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हमें रिकॉल अच्छे से नहीं हो पाएगा। सबसे पहली बात, सबसे बेसिक सी चीज कि 1a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा भाई? विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें तो आपको मोदी जी भी याद आ गए होंगे, है ना। चलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा भाई? विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने मोदी जी क्यों बोला था? क्योंकि उन्होंने भी फॉर्मूला दिया था a प्लस बी का होल स्क्वायर का। नेक्स्ट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। ये 3 बेसिक स्क्वायर्स पे थे। एक और वैल्यू थी आपकी स्क्वायर पे, विच इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे a प्लस बी के होल क्यूब की। तो ये क्या होगा भाई? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, विच इज दिस इज a, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा भाई? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी। ये आइडेंटिटीज लिख ली फटाफट से आप लोग, एक काम करिए, आराम से नोट कीजिए इसे, स्क्रीनशॉट कोशिश करा करो जब भी मैथ्स की क्लास हो, स्क्रीनशॉट्स को थोड़ा सा अवॉइड, क्योंकि बहुत बार होता भी हम लोग स्क्रीनशॉट्स तो ले लेते हैं, बट वो सारे के सारे स्क्रीनशॉट एज इट इज रखे रखे सब खराब हो जाते हैं, कभी यूटिलाइज हम उसे कर ही नहीं पाते। तो इट्स बेटर, अगर मैथ्स अटेंड कर रहे हैं तो पेन एंड पेपर लेके बैठो, ठीक है। अगर आपने नोट कर लिया, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इतनी आइडेंटिटीज होगी और थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपने ये भी पढ़ा होगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का भी एक फॉर्मूला हुआ करता था। ऐसा एक सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मूला, मतलब सेम फॉर्मूला भी मैंने लास्ट क्लास में भी लिखा था, जो हमें a की पावर n प्लस बी की पावर n आइडेंटिटी याद करने में हेल्प भी करता है, विच इज a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये था a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में आता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब, विच इज a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आपको याद होगा, अगर इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो इससे हम ये बोल सकते थे कि जो आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होगा, ये ऑलवेज इक्वल्स टू होगा थ्राइस ऑफ ए बी सी। तो हम लोगों ने अपने नंबर सिस्टम के लिए अच्छी खासी इनफ आइडेंटिटीज कर चुकी हैं। तो अगर आप सभी को रिकॉल हो गई हो तो हम लोग चलते हैं, स्किप करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, क्वेश्चंस में, ठीक है। आप एक काम करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा इसका। करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को।
अब आज ये बीच में जो लिखा हुआ है प्लस नहीं है, डिवाइड का सिंबल है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। करो सॉल्व, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। बताइए बताइए क्या आंसर आएगा इसका। सिंप्लीफिकेशन करना है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सीयूटी में सिंप्लीफिकेशन पे आते हैं, जहां पे आपको आइडेंटिटीज याद होनी बहुत जरूरी है। तो बताइए क्या आंसर आएगा इसका। 4.7 क्यूब प्लस 0.27 फिर डिवाइडेड बाय दिस नंबर, तो क्या मिलेगा। देखो जब कभी भी आपको ऐसा कुछ क्यूबिक टाइप मिले ना, थोड़ा क्लिक करना, अगर बीच में क्यूब्स के बीच में प्लस है। अब मैं क्या इसको भी किसी नंबर का क्यूब बोल सकता हूं, बिल्कुल मैं इसे बोल सकता हूं 0.3 का क्यूब। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है इसका मतलब क्या होगा, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और डिवाइड में जो ये नंबर लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, ए का स्क्वायर फिर ये बी का स्क्वायर और माइनस इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, विच मींस 4.3 और 0.7 का मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको इससे करते हैं कैंसिल, तो ए प्लस बी विच मींस इन दोनों नंबर का सम, विच मींस 4.7 प्लस 0.3 का सम कितना हो जाएगा भाई 5, विच मींस ऑप्शन कौन सा होगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई। वंस अगेन सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, तो फटाफट से मैं आप लोगों से आंसर इसका एक्सपेक्ट करता हूं। बताइए कितना आंसर आएगा भाई इसका, जल्दी बताइए। आया कुछ आंसर, ठीक है। वैसे तो वंस अगेन सेम बात है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है, ये डिवाइड बाय दिस है, तो इसका मतलब क्या बचेगा, सिर्फ आपके पास 0.73 को प्लस करना होगा 0.27 में। तो अगर आप इन दोनों टर्म्स को प्लस करेंगे क्या बन जाएगा भाई, विच इज एग्जैक्ट 1, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, हम बात करते हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस पे। अब मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन क्यों नहीं कराया उस पार्ट पे, क्योंकि बहुत बेसिक सा मतलब था, क्योंकि बार बार वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बहुत ज्यादा एडवांस चीजें नहीं, वो बेसिक चीजें हैं, आप लोगों को आनी चाहिए। और जो भी आपका सीयूटी का सिलेबस है वो यही कहता है कि क्लास 10 तक का सिलेबस, इसका मतलब सारी चीजें आप लोगों को आती है, बस रिवीजन की आपको अच्छे से ज्यादा जरूरत है, ठीक है। अब बच्चे बात करें हम सर्ट्स एंड डाइसेस में, तो सर्ट्स में आप सभी को बेसिक बेसिक पावर्स वाले रूल आप लोगों को अच्छे से पता होने चाहिए इंडाइसेस एंड सर्ट्स में। अब बच्चे बात करें बेसिक पावर्स के रूल्स की, तो आप सभी को पता होना चाहिए क्या भाई, कि अगर लिखा हुआ है e की पावर m उसकी पावर n, तो इसका मतलब क्या होता है, e की पावर m क्रॉस n, ठीक है। नेक्स्ट अगर लिखा हुआ है a की पावर m इनटू में a की पावर n, तो इसका मतलब क्या होगा, e की पावर m प्लस n। जब कभी भी बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है। नेक्स्ट अगर लिखा है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, इसका मतलब क्या होगा भाई, a की पावर m माइनस n। जब कभी सेम बेसिस वाली वैल्यू डिवाइड होती है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है हमारी पावर। नेक्स्ट अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसका आंसर ऑलवेज कितना आएगा, 1। बट एक्सेप्ट कि जो नीचे वाला नंबर है आपका वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये बताना चाहिए कि अगर लिखा हुआ है a की पावर m इनटू में b की पावर m, इसका मतलब क्या होगा कि a इंटू बी उसकी पावर पे m आ जाती है। अगर कभी भी पावर इक्वल होगी तो आपके बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बेसिक बेसिक अगर आपको आइडेंटिटीज पता है, और एक और चीज एक और एड ऑन कर देता हूं, पता होगा आप लोगों को, a की पावर -1 का मतलब क्या होता है भाई, कि जो भी नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगा। इन सब छोटी छोटी चीजों से आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपके इंडाइसेस एंड इंडेक्सेस वाले पार्ट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बताइए बच्चे कितना आंसर आएगा इसका, सॉल्व कीजिए आप लोग। बेसिक पावर्स वगैरह हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे सर्ट्स एंड इंडाइसेस। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बताइए कितना आंसर आएगा इसका। कितना आ रहा है बताओ। If 1 by 5 to the power 3y is equals to 0.008 and find the value of 0.25 to the power y। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये।
1/5 का मतलब कितना हो जाएगा 0.2। इसकी पावर में बोला हुआ है 3y इज इक्वल्स टू 0.008। इसको हम क्या बोल सकते हैं 0.2 की पावर 3। बहुत ही बेसिक सी बात। इसको मैंने जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि आपको थोड़ा बहुत तो पता भी होना चाहिए भाई। अगर कभी भी बेसिस इक्वल होंगे, दो इक्वेशन जो अगर हम दो पार्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब पावर्स भी आपकी इक्वल रही होंगी। तो 3y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, विच मीन्स y की वैल्यू 1। आपको कैलकुलेट क्या करना है 0.25 की पावर y, तो मतलब y की वैल्यू अगर 1 है और 0.25 की पावर अगर 1 रेज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आंसर कितना आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए ट्राई इस क्वेश्चन को, बताइए कितना आंसर आएगा भाई। वंस अगेन पावर्स का बेसिक एडिशन मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आएगा। आप सभी के लिए 30 सेकंड्स का टाइम है। जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए भाई। ठीक है, आप लोगों का आंसर आ चुका होगा। वैसे तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अगर बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी आपकी ऐड, विच मींस 225 की पावर 0.2 प्लस 0.3 कितना हो जाएगा 0.5। फिर डिवाइड में नंबर सेम है पावर्स अलग अलग है तो 225 की पावर पे 0.8 और 0.2 कितना होगा इन दोनों का सम एग्जैक्ट 1। अगर बेसिस सेम है और पावर्स डिफरेंट डिफरेंट है तो पावर्स क्या हो जाती है माइनस, विच मींस 225 की पावर 0.5 माइनस 1। तो कितना हो जाएगा बच्चे हमारे पास यहाँ पे 225 की पावर कितना हो जाएगा -1/2। और माइनस का मतलब क्या होता है भाई, नंबर फ्रैक्शन में आएगा तो मतलब 1/225 और 1/2 पावर का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 कितना हो जाएगा 1/15। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस स्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। इसका आंसर बताइए कितना आएगा आप लोग। बेसिक सिंप्लीफिकेशन पे है, अगर चाहो तो आप लोग खुद भी सॉल्व कर लोगे इस क्वेश्चन को, शायद से हो जाएगा। एक बार ट्राई करो, कोई दिक्कत तभी ट्राई कर लो आप लोग एक बार आराम से। कितना आंसर आएगा इसका। 30 सेकंड्स का टाइम है आप लोगों के पास, फटाफट बताइए मुझे आंसर कितना आएगा इसका। जल्दी जल्दी करिए भाई। वैसे सॉल्व तो आप लोग कर लोगे आसानी से, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। 11 1/9 को सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा ये 99 और 100/9, 100/9 का 1/2 10/3 हो जाएगा 6.25, विच मीन्स ये 2.5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 2.5 -4 की पावर 1 है, डिवाइड हो रहा है तो उसको आप डिवाइड कर लोगे। सिमिलरली इस सेम वे में 27 इंटू 2 बन जाएगा 54, 54 और 10 कितना बन जाएगा 64/27। तो 64/27 ये बन गया आपके पास, पावर है इसकी -2/3। इसको डिवाइड करना है, ये कितना बन गया था 100/9 की पावर 1/2। फिर इस वाले पार्ट को आपको प्लस करना है, किससे, ये कितना बन गया था हमारे पास 2.5 डिवाइड बाय कितना जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा ये -4, क्योंकि अगर आपको इसको डिवाइड करना है -4 से पर पावर -1 है तो रेसिप्रोकल होकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस बेसिक से कैलकुलेशन आपको आप लोग आराम से कर सकते हो, इसको सॉल्व कर लेना आराम से। इसका आंसर कितना बनेगा आपका ऑप्शन ए आएगा, विच इज 8 1/8। मैं जानबूझ के सॉल्व नहीं कराया क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन है, नथिंग मच एल्स। ओके, ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर देखिए कितना आएगा भाई। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व कीजिए, इसे देखते ही सॉल्व हो जाना चाहिए आप लोगों का। कितना आएगा इसका आंसर बताओ। √12 प्लस √18 एक्सीड दिस कितना, मतलब इन दोनों नंबर्स का आपको डिफरेंस निकालना है, ये इससे कितना ज्यादा है। तो √12 को क्या बोल सकते हो 4 इंटू 3, √18 को कितना बोल सकते हो 9 इंटू 2। इसका मतलब ये कितना बन जाएगा 2√3, ये कितना बन जाएगा 3√2 प्लस इसका इससे डिफरेंस निकाल दो। तो एक √3 कम है, एक √2 ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा ये आपके पास डिफरेंस निकालने के बाद
√3 प्लस 2 √2 विच इज ऑप्शन सी। सिंपल। बात करते हैं बच्चे नेक्स्ट पार्ट पे। अब थोड़ा सा पार्ट और बचा है बच्चे, बात करेंगे हम सर्ट्स की। तो सर्ट्स क्या होते हैं? सर्ट्स एक तरीके से हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि रूट के अंदर या फिर एक रूट वाले इरेशनल नंबर्स भी बोल सकते हैं ऐसे हम लोग। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कहीं पे √2, तो ये क्या है? सर्ड है। अगर लिखा हुआ है √6, क्या है? सर्ड है ये। तो इसका मतलब अगर कभी भी रूट के अंदर नंबर ऐसे लिखे हुए हैं, या तो प्राइम नंबर्स बोल लो या फिर आप ऐसा कुछ बोल लो कि उसको रूट को सॉल्व करने के बाद कभी भी एक रैशनल वैल्यू नहीं आएगी, तो वो मतलब क्या बन जाएगा आपके लिए? सर्ट्स बन जाएगा। अब सर्ट्स में कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजें उसको हम डिस्कस कर लेते हैं जो तो आपके लिए बहुत इजी रहने वाली है। एक तरीके से आपके लिए वो शॉर्टकट भी बन सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्या है देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे सारे वही पावर्स वाले रूट होंगे, बट रूट में तो उसको पावर नहीं लिखा था कि √a की पावर अगर √b है, ऐसे कुछ मल्टीप्लाई करना तो क्या होगा, वो आप सभी को पता है। मैं कुछ अलग बताता हूँ आप लोगों को। अगर बच्चे लेटर सपोज लिखा हुआ है सॉरी, अगर लिखा है लेटर सपोज √12 प्लस √12 प्लस √12 अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, इस पूरे का सॉल्यूशन क्या होगा? अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे लिखा हुआ तो बहुत ज्यादा पावर है, मतलब रूट के अंदर रूट बहुत बाहर चल रहा है, बट इसको सॉल्व करना उतना ही ज्यादा आसान है। इसको करने के दो तरीके हैं। मैं आपको ऑलवेज बताऊंगा छोटा वाला। छोटा तरीका क्या है? बहुत सिंपल सा। आपको बस ये सोचना है यहाँ पे जो 12 है, इसको ऐसे दो नंबर्स के प्रोडक्ट में ब्रेक करो जिनका प्रोडक्ट 12 हो और वो बहुत आपस में नेबरिंग नंबर्स हो। तो नंबर्स कौन से होंगे? वो 3 एंड 4। अब यहाँ पे बार बार प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है? ऑब्वियसली बात बाबा यहाँ पे प्लस हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का हिंट क्या है कि सबसे पहले जो नंबर है उसको ब्रेक करो दो नंबर्स में जो आपस में नेबरिंग नंबर्स। नेक्स्ट, अब यहां पे बच्चे बात करें बाबा प्लस चल रहा है, अगर कभी भी क्वेश्चन बाबा अगर चलेगा प्लस, प्लस का मतलब ऐसे समझ लो कि ज्यादा वाला पार्ट। तो प्लस का मतलब ज्यादा वाला पार्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बट अगर यही सेम क्वेश्चन होता आपके पास विद अ नेगेटिव साइन, विद अ नेगेटिव साइन, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते थे कि इस केस का हमारा आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे 3। तो ये शॉर्टकट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, सिंपल सा तरीका है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर लिया, दो पार्ट हम लोगों ने कर लिए, एक प्लस वाला कर लिया हम लोगों ने, यहाँ पे एक माइनस वाला कर लिया। नेक्स्ट मुझे बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। यहाँ पे अगर लेटर कुछ लिखा हुआ है भाई कि √12 √12 अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, ना ही प्लस का सिंबल है ना ही माइनस का सिंबल, तो हम ऑलवेज का कंसिडर करके चलेंगे। यहाँ पे इसे ये प्रोडक्ट हो रहा है बार बार। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन प्रोडक्ट होता हो, देखिए आपके लिए इससे ज्यादा निहायत ही बकवास इजी चिंदी क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या होगा? इटसेल्फ वही नंबर जो यहाँ पे बार बार लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 12। ठीक है, बात करते हैं इसके लास्ट, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप है। क्या है? अगर लेट सपोज यही नंबर है बट जो रूट है वो 3 बार में ही रुक गया, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई? इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? उस फॉर्मूले को लिखिए आप लोग, विच इज जो नंबर है उसकी पावर पे 2 की पावर k -1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर k। अब क्या क्या है ये? यहाँ पे n का मतलब द नंबर इटसेल्फ, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 12। सेकेंडली k का मतलब क्या है? जितनी बार भी रूट आ रहा है, द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रूट आर देयर। तो कितने बार रूट आए यहाँ पे? 3 बार, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 विच मीन्स 8 -1, 2 की पावर 3 8। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा भाई? 12 की पावर 7/7। तो यहाँ पे 4 वेरिएशंस थी हमारे पास, एक तो प्लस वाला था, एक माइनस वाला था, फिर मल्टीप्लाई वाला तो सबसे सिंपल था, लास्ट था जब आपका रूट मल्टीप्लाई में कुछ टाइम के बाद ही टर्मिनेट कर जाए। फॉर्मूला क्या होगा उसके लिए? n की पावर 2 की पावर k -1 then divide by 2 की पावर k। Simple, where k stands for the number of times of roots and n stands for the number itself. Okay, ठीक है। होप सो बच्चों आप सभी को ये पार्ट क्लियर होगा। अब चलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई? इन सभी नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? और ये स्क्वायर रूट नहीं है, 2 इंटू √5 है, 6 इंटू √3 है, 3 इंटू √7 है, 8 इंटू √। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? आराम से लीजिए आप 30 सेकंड, सॉल्व कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या आएगा भाई निकल के।
ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं एक बार। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, आप मुझे बताओ भाई 2 की पावर 2 बड़ा है या 2 की पावर 3 बड़ा है? बच्चे सोच रहे होंगे भाई कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऑब्वियसली बात 2 की पावर 3 बड़ा है, बट आपने ये सोचा कैसे कि 2 की पावर 3 ही बड़ा होगा? ये मेन मोटिव है इस क्वेश्चन को पूछने का। आपने बोला कि 2 की पावर 3 तो बड़ा है, बट क्यों? क्योंकि इन दोनों नंबर्स में से दोनों का बेस तो सेम है, बट पावर डिसाइड करेगी कि नंबर कौन सा बड़ा होगा। ठीक है, इन सिमिलर सेंस में पूछता हूं कि भाई 2 की पावर 3 की पावर 2 बड़ा है या फिर 4 की पावर 2 बड़ा है? बोलो सर ये भी और इजी क्वेश्चन है ये तो, कि भाई अगर जब पावर इक्वल होगी तो हम बेस से कंपेयर करेंगे, और जब बेस इक्वल होगा तो हम पावर से कंपेयर करेंगे यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन करने का मोटिव हमारा यही दो तरीके रहेंगे, और कोई तरीका नहीं होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग एक बार फिर। 2√5, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, अगर 2 जाएगा रूट के अंदर तो कितना बन जाएगा 4, और 5 into 4 कितना होगा √20। ठीक है जी, पहला नंबर आ गया। नेक्स्ट 6 into √3 लिखा है, 6 अगर जाएगा रूट के अंदर तो क्या बन जाएगा 36, और 36 का थ्राइस कितना हो जाएगा बच्चे भाई? 36 का थ्राइस होगा 90, और 18 विच इज 108। सेकेंडली 3 अंदर जाएगा रूट के, कितना बन जाएगा 9, 9 into 3 कितना बन जाएगा आपके पास? सॉरी 9 into 7 63। नेक्स्ट 8 अगर अंदर जाएगा कितना बन जाएगा 64, 64 का ट्वाइस कितना होगा 128। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये हुआ, इन सभी नंबर्स की हमने पावर सेम बना ली। पावर कैसे बनी? क्योंकि सभी नंबर स्क्वायर रूट बन गए, तो सभी की पावर कितनी हो गई 1/2। अब बेसिकली बेस से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा होगा यहाँ पे। तो नंबर कौन सा बड़ा होगा सबसे बड़ा भाई? 128 वाला, और 128 क्या था हमारे पास 8√2। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो जब कभी आपको ऐसे नंबर्स को डिफरेंशिएट करना हो कौन सा बड़ा है छोटा है, तो यही पावर या फिर बेसिस वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे आप। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मुझे बात करते हैं क्वेश्चन की, इसका बताइए क्या आंसर आएगा भाई? निकालिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम दिस। ये बेसिक हिंट तो हम सभी के पास है, बेसिस जब सेम होंगे तो पावर्स को इक्वेट कर देते हैं। तो बस आप बेसिस को सेम बनाने के बाद एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए। या फिर सेकंड तरीका ये भी है कि जो एक्स की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है वो क्या होगा, आपका ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा होगा, या तो आप ऑप्शंस को सेटिस्फाई करवा लो या फिर आप कैलकुलेट कर दो। ठीक है, ओके, बताओ कितना आंसर आएगा इसका। ठीक है, ट्राई करते हैं एक बार। 2 की पावर पे है, इसको भी हम 2 बना लेते हैं, तो कितना बन जाएगा 2 की पावर पे 2x+3 तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो 2 की पावर 2 तो ट्वाइस हो जाएगा ये, तो 2 की पावर 2x-10 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3x+7। अब पावर सेम है, सॉरी बेसिस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर पे 4x+3-10 बिकम्स -7 इज इक्वल्स टू 2 की पावर पे 3x+7। अब ऑब्वियस सी बात, अगर बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी हमारी ऐड, सॉरी पावर्स क्या हो जाएंगी इक्वल, तो 4x-7 इज इक्वल्स टू 3x+7। इन दोनों का डिफरेंस x 7 इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ क्लास 10। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है, बताइए कितना आंसर आएगा इसका। ऑब्वियसली बात है, वैसे तो ये क्वेश्चन देख के आपको इतना तो लग गया होगा कि ऑप्शन ए और बी कभी भी आंसर नहीं हो सकता, सिमिलरली ऑप्शन सी भी आंसर नहीं हो सकता, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर डी होना चाहिए, बट तब भी कॉन्सेप्चुअली करते हैं बस तरीके से ही। भाई 6 को कैसे ब्रेक कर सकते हो, 3 and 2, और बीच में बाबा क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो प्लस आने का मतलब क्या है, आंसर क्या होगा हमारा बड़ा वाला नंबर, विच मींस 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ क्लास टेस्ट। ठीक है जी, तो हमारे अच्छे खासे सिंप्लीफिकेशन वाले हमने क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। एक क्वेश्चन आप कीजिए इस वाले सॉल्व, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। आपको ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है, वहां से आपको फर्दर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो बताइए कितना आंसर निकल के आएगा इसका फाइनल।
अगर √2025 की वैल्यू है 45 तो फर्दर वैल्यू निकालिए। एंड शायद से आप लोगों को ये तो पता ही होगा, अगर लेट अस सपोज मैं बात करूं 4.5 का अगर मैं करता स्क्वायर तो इसके जो वैल्यू निकल के आती तो कितनी निकल के आती, वो 20.25। इसका मतलब स्क्वायर करने पे मतलब सेम, अगर इसमें यहाँ पे एक नंबर के बाद डेसिमल है, सेकंड नंबर में भी एक के बाद डेसिमल, टोटल कितना आएगा, 2 नंबर्स के बाद डेसिमल आता है। तो वही बस उस चीज का ध्यान रखना, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो क्या होगा, 2 नंबर्स के बाद अगर डेसिमल है तो नंबर क्या होगा, एक के बाद ही डेसिमल निकल के आएगा। तो इस बेसिक डेसिमल वाले कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखना अपने दिमाग में। जल्दबाजी में ही हम लोगों से गलतियां होती हैं मैथ्स, ठीक है। तो बताइए कितना आंसर आएगा इसका भाई। सबसे पहले इस वाले पार्ट के लिए कितने डिजिट्स हैं, 4 और 4, तो कितना बन जाएगा ये 0.0045। ओके, नेक्स्ट प्लस, अब ये कितने वाले भाई 6, तो कितना बन जाएगा 0.045। देन प्लस इसके लिए कितना बन जाएगा हमारे पास 45। फिर लास्ट वाला पार्ट अभी मैंने लिखा भी था, कितना बन जाएगा ये 4.5। तो इन दोनों को सम करोगे कितना निकल के आएगा 49। अब दिमाग वैसे लगाने वाली बात, थोड़ी सी जल्दबाजी ये मत कर देना कि ऑप्शन ए को आप डायरेक्टली मार्क कर दो, थोड़ा सा वेरीफाई करने के बाद मार्क करना। ये कितना बन रहा है आपके पास 49.5। इन दोनों वैल्यूज को आपको ऐड करना है, तो 0.0045 और एक बार 0.045 ऐड कर लेना, 5 ये 9 ये 4 ये 5, ये आ गया 49। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, ऑप्शन ए ही मैच कर रहा है। पर क्या पता गलती से यहाँ पे नहीं लिखा होता, क्यों हमने क्रॉस वेरीफाई किया, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन डी भी मेंशन्ड है, नन ऑफ दिस। तो बहुत बार हो सकता है जल्दबाजी में बच्चा उसको क्रॉस वेरीफाई करना भूल जाए और क्या पता आंसर ऑप्शन डी में छुपा हो। तो जब कभी भी ऐसा कुछ लगे तो क्रॉस वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है जल्दबाजी के लिए, ठीक है। ठीक, ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग एक बार, कितना आंसर आएगा। इस क्वेश्चन से आपको एक चीज याद आएगी, हम बचपन में एक चीज पढ़ते थे विच इज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है, नीचे वाले डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, बताइए आंसर क्या आएगा इसका। आप सभी के लिए 30 सेकंड्स का टाइम है, सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आंसर आएगा इसका। जल्दी करिए भाई, ज्यादा टाइम लिमिट वेस्ट करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। जल्दी जल्दी करिए, को ट्राई कीजिए, बताइए कितना आंसर आएगा। कितनी हिंट तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे दे दिया कि रैशनलाइज होगा यहाँ पे, तो रैशनलाइज कीजिए फटाफट से, जो नीचे वाला नंबर है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। वेट क्या करना है इतना, जल्दी करो। तो इस नंबर को √8 प्लस √28 माइनस √8 माइनस √28 डिवाइडेड बाय √8 प्लस √28 प्लस √8 माइनस √28, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इसके अपोजिट साइन से, विच मीन्स 8 प्लस √28 और बीच में लगा हुआ है प्लस, तो यहाँ पे इस बार आएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस √8 माइनस √28। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। 8 प्लस √28 माइनस आएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस भी करना पड़ेगा ऊपर हमें, सेम चीज। तो 8 माइनस √28। अब देखो ध्यान से, a प्लस बी, a माइनस बी, जो आप लोगों ने कुछ देर पहले आइडेंटिटीज लिखी है, आइडेंटिटी लग जाएगी आपके यहाँ पे। तो मतलब a का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर इस वाले पार्ट का स्क्वायर क्या होगा भाई, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बचेगा 8 प्लस √28 माइनस होगा यहाँ पे b का स्क्वायर। तो b क्या है, ये वाला पार्ट आपका, ये वाला पार्ट, तो स्क्वायर से रूट सबसे पहले कैंसिल, तो क्या बचेगा 8 माइनस √28। ऊपर ऊपर क्या आएगा बच्चे हमारे पास, इस वैल्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी, a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख देते हैं अच्छे से, जस्ट अ सेकंड, बस चल जाएगा, लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका स्क्वायर, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इससे वाला पार्ट कैंसिल, a का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना हो जाएगा 8 प्लस √28
फिर b का स्क्वायर होगा प्लस, तो b क्या है, ये वाला पार्ट, तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पे +8 माइनस √28। लास्टली हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर है तो माइनस का 2ab आता है, तो माइनस का 2ab, तो √28, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये √ab था ना हमारे पास, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर दोनों की सेम है, तो पावर दोनों की होल स्क्वायर रूट बन जाएगी। तो इन दोनों का अंदर मल्टीप्लाई क्या होगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच मीन्स 64 माइनस 28। ठीक है जी, तो अब क्या बचा नीचे आपके पास, 28 से 28 कैंसिल, एक सेकेंड, कैंसिल नहीं होगा, प्लस होगा, एक सेकेंड, एक स्टेप बैक चलते हैं, इसको हटाते हैं, हमारे यहाँ पे कैंसिल होगा, 8 से 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका √28 से √28 कैंसिल होगा। अब 64 माइनस 28 कितना होता है भाई, 36, 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 6। कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बट हाँ डुएबल है। 8 और 8 कितना हो गया, 16, 16 के बाद यहाँ पे कितना आएगा, 36 का स्क्वायर रूट 6, जो कि होगा माइनस लगा हुआ बाहर सिंबल, बाहर सिंबल यूज करेंगे माइनस का, ओके माइनस, फिर आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय, अब √28 एंड √28 बचा हमारे पास, प्लस का था प्लस, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ √28, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 10। बस एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूं, कुछ प्लस माइनस मिस्टेक तो नहीं किया, a प्लस बी a माइनस बी तो हमने किया, अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, माइनस का 2 a b, एक सेकंड यहाँ पे बाहर 2 रह गया, वही मुझे कुछ मिस्टेक है छोटी सी, तो 2 इंटू 12 हो जाएगा ये, तो 6 इंटू 2 बिकम्स 12, तो 16 और 12 का डिफरेंस कितना होगा, 4 अपॉन में 2, और √28 को हम क्या बोल सकते हैं, 7 इंटू 4, तो वहां से भी 2 बाहर निकल के आएगा, तो 2 और √7, तो 4 से 4 कैंसिल, आंसर कितना बन जाएगा, 1/√7। जब कभी भी आप कहीं भी अटको, इस क्वेश्चन जैसे आपने देखा, जब कहीं भी जहां अटको तो एक बार फटाफट से अपनी कैलकुलेशन को चेक कर लो, क्या पता हो सकता है प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है, और ऑब्वियसली बात है भाई, छोटी मोटी मिस्टेक हम लोगों से हो सकती है, जैसे मेरे से यहाँ पे हुई, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 6 लिख दिया था, क्योंकि भाई हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो, लास्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, फिर हम टॉपिक चेंज करेंगे, ठीक है, जल्दी करिए फटाफट से, एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, क्या आंसर आएगा। बताइए बताइए क्या आंसर आएगा, इसको सॉल्व कीजिए मेरे से। बताइए बताइए क्या आंसर आएगा। सबसे पहले देखो, इस वाले पार्ट को सॉल्व तो करना, देखो हो सकता है मे भी थोड़ा कैलकुलेट हो जाए, तो उसको क्या पता कुछ हम तरीके से इजी कर पाए। सबसे पहले एक काम करो, जो आपको सॉल्व करना है उसको सिंप्लीफाई करो, a प्लस 1 की पावर -1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में a प्लस 1, सिमिलरली वो कितना हो जाएगा आपके पास, 1 अपॉन में b प्लस 1। क्या हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं, एलसीएम बिल्कुल निकाल सकते हैं, एलसीएम कितना निकल जाएगा यहाँ पे, a प्लस 1 इंटू में b प्लस 1, a प्लस 1 से a प्लस 1 कैंसिल, विच मीन्स क्या बचेगा, b प्लस 1। सिमिलरली b प्लस 1 से b प्लस 1 कैंसिल, तो क्या बचेगा, a प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा, a प्लस 1, ऊपर कितना बन जाएगा बच्चे, a प्लस b प्लस 2 डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें इस चीज को, तो कितना बन जाएगा, a इंटू बी, ए बी प्लस a इंटू में, तो a प्लस b इंटू 1 b, और 1 इंटू में 1 1, ये सिंप्लीफिकेशन हुआ हमारा। अब इस पूरे मल्टीप्लीकेशन, पूरे सिंप्लीफिकेशन में क्या चाहिए, हमें एक बार a इंटू बी की वैल्यू चेक करनी चाहिए, तो चेक कर लेते हैं भाई, a इंटू बी की वैल्यू कितनी बनेगी, ऊपर चेक कर लेते हैं ताकि नीचे लिखने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेट ना हो। तो a इंटू बी कितना हो जाएगा, ध्यान देते हैं हम लोग, a इंटू बी की वैल्यू, विच मीन्स ये वाला पार्ट,
तो √3 प्लस √2 की पावर कितनी है -3। सिमिलरली बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे पावर कितनी है हमारे पास √3 माइनस √2, इसकी पावर है -3। अगर पावर्स इक्वल होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अंदर वाले नंबर्स मतलब बेसिस को मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। इसको अगर a प्लस बी को मल्टीप्लाई करोगे a माइनस बी से, तो कितना बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच मीन्स 3 माइनस 2 पावर -3। तो 1 की पावर -3 भी कितना होगा, विच मीन्स a इंटू बी की वैल्यू कितनी आ गई 1। यहाँ पे काम करते हैं, a इंटू बी की वैल्यू पुट करते हैं, a प्लस बी प्लस 2 डिवाइड बाई a इंटू बी कितना बन जाएगा हमारे पास 1, और 1 इसकी वैल्यू थी 1 और ये भी था 1, तो कितना बन जाएगा a प्लस बी प्लस 2। तो इस पूरी की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सॉल्व नहीं करना पड़ा, क्यों, क्योंकि इस सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास बेसिक आंसर निकल के आ गया। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ए को यहाँ पुट करते, बी को यहाँ पुट करते और सॉल्व करने में पता नहीं क्या क्या कर देते। तो कभी कभार हमें मैथ्स में अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए होती है, उसी से हमारा आंसर बहुत ज्यादा एफिशिएंटली निकल के आता है। तो होप सो आप सभी को लास्ट क्वेश्चन ऑफ सिंप्लीफिकेशन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और फर्दर क्वेरीज बचती है, मैंने बताया बहुत बार आप लोगों को, आप फर्दर हम लोगों से PSS के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं बच्चे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, विच इज एवरेज। सो व्हाट इज एवरेज, एवरेज होता क्या है, व्हाट इज एवरेज। आप सभी ने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा है। अब जिसे मैं पूछूंगा भाई व्हाट इज एवरेज, तो बोलेगा मीन, बट मीन क्या होता है, वो भी एवरेज। तो एक तरीके से हम बात करते हैं पूरे डेटा की एक सेंट्रिक पॉइंट पे एक तरीके से। तो वैसे निकलता कैसे एवरेज भाई, एवरेज निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये हम सभी ने बचपन से फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एवरेज का, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बहुत बार ये फॉर्मूला या तो ऐसे यूज होगा, या फिर हो सकता है बहुत बार यही सेम फॉर्मूला सेकंड वे में यूज हो, कैसे कि सम इज इक्वल्स टू एवरेज इनटू में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बहुत बार आपको वैल्यूज का एवरेज पता होगा, नंबर पता होगा, बट आपको उन सभी का सम निकालना होगा। तो इस फॉर्मूले को इन दोनों तरीके से आप लोग याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन में यूज मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा डिस्कस करने के लिए मेरे पास है नहीं, तो एक काम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। निकालिए इस क्वेश्चन आंसर क्या आएगा भाई, फाइंड द एवरेज ऑफ 4 नंबर। सबसे पहली बात, अगर 4 नंबर है तो पक्की बात है डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की जगह 4 आएगा, ऊपर आएगा इन चारों का सम। तो निकालिए इन चारों का सम कितना होगा। और जब कोई बच्चा को ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शंस वाले नंबर्स को अगर ऐड करना हो तो बहुत इजी होता है। देखो 2 5 4 8 कितना हो जाएगा, 2 5 5 7 7 और 12 कितना हो जाएगा 19। अब 3/4 आपको ध्यान रखना पड़ेगा बस यहाँ पे, 3/4 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2 करना पड़ेगा, बस इतना काम करना पड़ेगा भाई। 4 3 6 2 इन सभी का एलसीएम क्या होगा 12, डिवाइड में आएगा 12। 4 से जाएगा 3, 3 इंटू 3 बिकम्स 9, 3 से जाएगा 4 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, 6 से जाएगा 2, 2 से जाएगा 6, तो 9 और 3 13, 13 और 8 हो जाएगा हमारे पास 21, 13 और 8 21, हाँ बिल्कुल ठीक है 21/12। तो कितना पे एक बार रिमाइंडर और आएगा तो 1, तो रिमेनिंग क्या बचेगा 8/12। तो विच मीन्स कितना बन जाएगा आपके लिए 28/12 डिवाइड बाय 12। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके आप लोग डिवाइड कर लेना, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो फटाफट से मैं सब कुछ कर दिया है, इसका आंसर बताओ कितना निकल के आएगा भाई, जल्दी से सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आएगा फर्दर। हर एक चीज बिल्कुल सॉल्व कर दूं मैं आप लोगों के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि थोड़ा बहुत आप लोगों को भी सॉल्व करना आना चाहिए। तो बताइए भाई कितना आंसर आएगा फर्दर इसका, सॉल्व कर लोगे हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना बच्चों आप लोग, इसका आंसर फर्दर निकल के आएगा आपका ऑप्शन ए विच इज 5 3/16। ओके ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग। आराम से तसल्ली से पढ़िए, जब भी क्वेश्चन बड़ा होता है तो हो सकता है क्वेश्चन बहुत इजी हो, तो उसको चेक करने के लिए हमें तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ना भी पड़ेगा। एक बार पढ़िए क्वेश्चन को आराम से, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। मैं साइड में से बस खड़ा हूं ताकि आप लोगों को आराम से क्वेश्चन दिखता रहे। ठीक है, एक बार पढ़िए आराम से क्वेश्चन को।
बताइए बताइए कितना आंसर आएगा भाई। वैसे जब आंसर आया होगा या नहीं आया होगा, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया होगा, थोड़ा बहुत समझ में भी आया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, अगर 60 बच्चे हैं एक क्लास में जिसमें एवरेज एज ऑफ 25 गर्ल्स है 12 ईयर्स, तो इसका मतलब सम ऑफ एज ऑफ ऑल गर्ल्स कितना निकल के आना चाहिए, कैसे निकल के आएगा, उनके एवरेज इंटू में नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स थी 25, एवरेज कितना था 12, तो उन सभी का सम निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आएगा ये आएगा 300। सेकेंडली, एंड दैट ऑफ बॉयज इज 14 ईयर्स। बॉयज 16 में से 25 अगर गर्ल्स है तो रिमेनिंग कितने बॉयज बचे आपके पास, 35। तो सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल बॉयज इज इक्वल्स टू 35 इंटू 40। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, 35 इंटू में कितना है 40, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कितना बन जाएगा, 35 का ट्वाइस होता है 70, 70 का 7 टाइम्स तो 490 आपका हो जाएगा। तो क्रॉस चेक करना, वैसे मैंने थोड़ा माइंड मैपिंग से किया, बस क्या किया मैंने 35 14 से 2 यहाँ पे लिया तो 70, 70 इंटू 7 490 हो सकता सही दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, 2 स्टूडेंट्स एज्ड 16 एंड 14 ईयर्स लीव। तो टोटल पूरी क्लास के एज का सम कितना हो जाएगा, 300 प्लस 490, 300 प्लस 490। अब इसमें से कौन कौन गया, एक 16 साल का बच्चा गया, एक 14 साल का बच्चा गया। ठीक है, एंड रिप्लेस्ड बाय 3 स्टूडेंट्स, 3 बच्चों के थ्रू रिप्लेस हुआ। तो यहाँ पे होगा क्या, अगर 2 गए और 3 आ गए, पहले बच्चे 60 तो अब कितने हो जाएंगे, 61 बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, कौन से बच्चे भाई कितने एज के आए, एक 12 साल, एक 11 साल और एक 10 साल। देन फाइंड द चेंज इन द एवरेज ऑफ द क्लास, कितना एवरेज में चेंज आया होगा वो फाइंड आउट करें। इस पूरे को आप किससे डिवाइड करोगे, 61 से, जो पहले आपका एवरेज था पूरा और जो अब एवरेज आया होगा, इन दोनों में आपको डिफरेंस निकालना है। या फिर आप ये भी कर सकते थे, नेट चेंज निकालने के लिए एक और तरीका है आपके पास। क्या तरीका है भाई, देखो कितनी क्लास के बच्चे गए आपके पास, कितनी एज के बच्चे गए, 30, उन दोनों का सम कितना हो गया 30, बट कितने बच्चे आए, इनका सम कितना है आपके पास, ये हो जाएगा 23, 23 और 10 कितना हो जाएगा 33। तो टोटल 30 एज के बच्चे गए थे और कितने एज के बच्चे आ गए टोटल कुल मिला के 33। और पहले काउंट कितना था 60, अब काउंट कितना हो गया 61। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग के 60 बच्चे हैं उन सभी की एज में आपको ये 3 वाला मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आप प्रॉपरली इसे डिवाइड करोगे तो एक बार चेक करो कितना आंसर आएगा इसका, 60 कितना बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.5 ईयर्स टाइप्स। एक बार क्रॉस चेक करो, मैं भी कैलकुलेशन क्रॉस चेक करता हूँ इसका क्या आंसर आ रहा है। कितना बनेगा उसका, नेट चेंज के हिसाब से हम बोल सकते हैं इसे कि आपका बन जाएगा नेट चेंज इन द एवरेज एज ऑफ द क्लास। ठीक है, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। इसको आप डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन को, इसका आंसर बच्चे ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन को क्रॉस चेक कर लेना, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो, आंसर इसका ऑप्शन ए आएगा 0.616 ईयर्स। एक बार इसको ध्यान से देख लेना। वैसे बेसिक तरीका यही बनेगा, सबसे इजी वाला जो मैंने बताया, नेट चेंज हो सकता है थोड़ी सी कुछ मिस्टेक हुई हो, बट हाँ आपको ओल्ड का एवरेज निकल जाएगा, यहाँ से आपका न्यू एवरेज निकल जाएगा, उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, आपका नेट चेंज होगा, क्योंकि ऑप्शन ए होगा। कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन आप लोगों के ऊपर है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलते बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, पढ़िए वो क्वेश्चन को। द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप of 150 students in a class is 60 kg. If the mean weight of all the 50 males 70, then find the average weight of the girls. ठीक है, सिंपल। टोटल कितने बच्चे थे 150, कितना एवरेज था 60, तो सभी का सम कितना निकल के आएगा, 15 इंटू 60 कर दो, कितना बन जाएगा ये 15 इंटू 6 कितना होता है 90, 90 मतलब 90 और 00, 9000 किलो हो गया पूरी क्लास का एवरेज वेट, सॉरी सम ऑफ द वेट। उसमें से मेल्स कितने थे 50 और उनका वेट कितना था 70।
तो इन सभी का सम कितना निकल के आएगा भाई, मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा 3500। तो अगर इसमें से हम मेल्स को हटा देंगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा सम आपके पास, ये बच जाएगा 5500। एक सेकेंड, हाँ तो 500, हाँ 5500। और गर्ल्स कितनी बची थी रिमेनिंग 100। तो गर्ल्स का एवरेज निकालने के लिए सम पता है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी 100, तो एवरेज कितना निकल जाएगा उन सभी का 55, विच इज ऑप्शन डी। तो बहुत बार कैलकुलेशन इजी होगी, बहुत बार कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगी आपके एवरेज वाले कॉन्सेप्ट्स में। और एवरेज में बार बार आपको वही सेम फॉर्मूला यूज होना है, चाहे आप कितनी भी बार अलग अलग क्वेश्चन को पढ़ लो। बट हाँ, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी, वो आपको आएगी प्रैक्टिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। The average wage of 500 workers was found to be 200 rupees. Later, it was discovered that the wages of 2 workers were misread as 180/20 instead of 80 and 220. तो करेक्ट एवरेज क्या निकल के आएगा? इसके लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, सॉल्व कर दूंगा, कैलकुलेशन आप लोग करो, ठीक है। सबसे पहली बात, 500 अगर वर्कर्स है, सभी की वेजेस कितनी मिल रही है, तो टोटल कितनी वेज मिल रही होंगी, सब निकाल लो सभी का। तो 500 इंटू 200 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो गया, रिमेनिंग के 4 जीरोस लगा दो, सम ऑफ ऑल वेजेस निकल के आ गया। अब कौन सी वेज हमें हटानी है, जो गलत वाली है, तो 180 हटानी पड़ेगी और 20 हटानी पड़ेगी। इसके जगह क्या हमें ऐड करना पड़ेगा, 80 ऐड करना पड़ेगा और 220 ऐड करना पड़ेगा। और हमारे वर्कर्स कितने थे भाई, वर्कर्स तो भी 500 ही है हमारे पास। तो बस आप लोगों को कुछ नहीं करना, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 200 हटेगा, उसकी जगह कितना आ जाएगा 300। तो चेंज कितने का आया, 100 का चेंज आया आपके पास, इतने वाले पार्ट में। एक और जीरो माइनस डिवाइड बाय 500। तो इसको आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसमें सॉरी 500 वर्कर्स थे ना, तो करेक्ट, हाँ बिल्कुल ठीक है ठीक है। तो इस पूरे पार्ट को आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी, सॉल्व हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। ओके, वैसे जितना मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरे नंबर 500 से डिविजिबल होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर ऑप्शन डी ही होना चाहिए, ठीक है। चल नेट चेंज प्लस हो जाएगा, तो प्लस करना है प्लस, क्योंकि ये माइनस हटा है 200 और ये प्लस 300 आया, तो नेट चेंज प्लस होगा आपका, तो प्लस कर लेना, आंसर 200 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा आएगा, और ये डिविजिबल होगा तो शायद से ये 200 एक ही बनेगा। हाँ 200 एक ही बन रहा है शायद से, वो चेक कर लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बच्चे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला है क्वेश्चन को, देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फटाफट से, वो क्या आंसर आएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक है, क्योंकि देख लो, छोटे से कैलकुलेशन मिस्टेक है, -180 हुआ, -20 हुआ, ठीक है। तो 200 हटा और आपके पास 300 आएगा अलग से, तो इसको प्लस करके अगर कैलकुलेट करोगे तो आपके आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, और आपका ऑप्शन ना कैलकुलेट करने का प्रॉपर्ली ऑप्शन बी होना, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आंसर आएगा। जब तक फटाफट से कैलकुलेटर से क्रॉस चेक कर लो, लास्ट वाले क्वेश्चन में करेक्ट आंसर -200 हुआ उसमें, फिर प्लस 300 आया, उसके बाद हम लोगों ने राइट करना था 200 वर्कर्स थे, एक सेकेंड 500 वर्कर्स थे, 500 वर्कर्स थे, हाँ ठीक है। लास्ट वाले ऑप्शन क्या कहते हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी बी ही आएगा, डी नहीं है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, सही है, ठीक है। क्योंकि 500 से डिवाइड होगा तो लास्ट पे नंबर थोड़ा छोटा रह जाएगा आपका, तो 1000100 ये 3 जीरो नहीं, यहाँ पे 1 जीरो कम है, एक सेकेंड, हाँ 1000100, इसको आपको डिवाइड करना है 500 से, तो 2 से 2 जीरो कैंसिल होगा, लास्ट पे आपके पास 200.2 आ जाएगा आपके पास, विच इज ऑप्शन बी, ठीक है। ओके, क्या आंसर आएगा बताइए, इसका आंसर क्या आएगा। मोस्ट प्रोबेबली लास्ट और लास्ट सेकंड क्वेश्चन हम लोग भाई जल्दी करिए फटाफट सॉल्व इसे। The average age of 30 boys in a class is 15 years. तो इन दोनों का एवरेज, इन लोगों का एवरेज कितना है 15, तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 450। ओके,
वन बॉय एज 20 years लेफ्ट द क्लास, 20 साल का बच्चा चला गया, बट टू न्यू बॉयज केम इन हिज प्लेस हुज एज डिफर बाय 5 years। अगर पहले वाले की लेटर सपोज एज अगर x है, दूसरी वाली की एज कितनी हो जाएगी x + 5, ठीक है। If the average of the age of all boys is now in the class remains 15 years, तो अभी भी अगर आपका एवरेज 15 ही रहा है, कितने बच्चे थे आपके 30 बच्चे, 30 एवरेज भी रिमेनिंग 50, तो कितना हम बोल सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा भाई 430 प्लस 2x + 5 इज इक्वल्स टू 450। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 20, तो 2x इज इक्वल्स टू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डिफरेंस 20 हो जाएगा, ठीक है। 430 था, ये मल्टीप्लाई के 450 हो गया, डिफरेंस कितना निकल के आएगा 20, फिर माइनस हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 15। तो अगर 2x की वैल्यू 15 है, नेक्स्ट क्या बोला हम लोगों से निकालने के लिए, देन फाइंड द एज ऑफ द न्यू यंग कमर, उस नए वाले यंगर वाले बच्चे की एज क्या होगी। हमने जितना, अच्छा बच्चे हो गए थे हमारे, 2 नए बच्चे आए थे, यहाँ पे 31 कर लेना भाई, सॉरी, ठीक है। तो 31 को मल्टीप्लाई करोगे 15 से कितना बन जाएगा 465 बनेगा। तो 465 में से अगर आप माइनस करोगे 430, तो बन जाएगा कितना 35 से बचेगा 30, एक सेकंड अच्छे से कर लेते कैलकुलेट, छोटी पता नहीं क्यों मिस्टेक हो रही है, कोई बात। सबसे पहली बात हमने क्या बोला था, 15 बच्चे थे, उनका एवरेज था 30, तो सब निकल के आया था 450। फिर उसमें से एक बच्चा गया 20 इयर्स का, उसकी जगह दो बच्चे हैं जिनकी एवरेज, जिनकी एज का डिफरेंस 5 इयर्स है, तो एक अगर x होगा दूसरा क्या होगा x + 5 होगा हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद हुआ क्या, अब अगर एक गया और 2 बच्चे आए, तो 30 बच्चे थे, एक गया 29, तो 2 आगे कितने हो जाएंगे 31, इज इक्वल टू एवरेज रिमेन्स सेम। तो 450 - 20 और +5 कितना हो जाएगा आपके पास 435 प्लस 2x इज इक्वल टू 465। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 30, तो 2x की वैल्यू आएगी 30, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई आपके पास 15। आपसे पूछा था यंगर, क्योंकि एल्डर वाला क्या होगा इससे भी 5 साल बड़ा होगा, तो यंगर की एज कितनी हो जाएगी 15 इयर्स, ऑप्शन बी। जब कभी कैलकुलेशन मिस्टेक लगे तो आप फटाफट से अपनी चीजों को क्रॉस चेक कीजिए, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को देखिए आप लोग क्या आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11, Sumitra has an average of 56% in her first 7 examinations. How much should he make on her 8th examination to obtain an average of 60%? 8 एग्जामिनेशन में कितना एवरेज है 60%, तो मतलब टोटल कितना होना चाहिए भाई, मल्टीप्लाई कर दो 480%। अभी करंटली कितना है 56 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर 56 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से तो कितना निकल के आएगा भाई, 6 into 7 becomes 42 का 4, 5 into 7 becomes 35 और 39, तो अभी बन रहा है इतना परसेंटेज, बनना कितना है 480, तो कितने का डिफरेंस आ गया आपके पास 88% का डिफरेंस आ गया। 88% है, बिल्कुल है आपका ऑप्शन ए। तो होप सो बच्चों आप सभी को अपना पूरा ये ई लेक्चर अच्छे से समझ में आऊंगा। इफ इनकेस कोई भी फर्दर आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपका डाउट हो, आप लोग फर्दर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू PSS, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, टाटा, टेक केयर, बाय।